हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम TY BCom डिसीजन मेकिंग मतलब एडवांस अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रैक्टिकल, उसके अंदर आपका डिसीजन मेकिंग करके एक चैप्टर है जिसकी काफ़ी डिमांड है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है और इस चैप्टर की एक थियरी आती है वो उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और समझ लीजिए कि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन आप करोगे वो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप माइंड में रखते हुए करते हो तो आपको बहुत ही इजीली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ आप फॉर्मूला याद रख के या फॉर्मूला को आपने रट्टा मार के तो काम किया ही होगा अभी तक, लेकिन आपको पता है कि उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे आपके, तभी जाके बहुत सारे स्टूडेंट मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि सर ये चैप्टर सिखाओ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को सीखने के लिए आपको फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, फॉर्मूला प्रायोरिटी बेस पे आपको याद करनी नहीं होती। पहले इस चैप्टर के कंसेप्ट को समझना होता है। अगर इस चैप्टर के कंसेप्ट को आप समझ जाते हो तो फिर आप फॉर्मूला याद रख के काम कर सकते हो, वरना डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख के काम नहीं कर पाओगे। ये कोई चैप्टर रेशियो एनालिसिस चैप्टर जैसा नहीं है जिसको फॉर्मूला याद करके काम होगा, ठीक है। फॉर्मूला से काम होगा बट ओनली बेसिक क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जो लॉजिकल वे से क्वेश्चन है, वो सॉल्व नहीं होते। ओके, तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। ब्रेक इवन पॉइंट का ये जो चैप्टर है उसका एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी से स्टार्ट करते, एकदम बेसिक से, ठीक है, जीरो से स्टार्ट करते, ठीक है। चलो देखो, समझना करना क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोई भी एक बिजनेसमैन होता है ना, वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो आपको पता है उसको दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, दो टाइप के। अगर आप भी कभी इन फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करोगे या तो आपके खुद के पापा का बिजनेस हो तो उसको देखना ध्यान से, उसमें दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। पहला एक्सपेंस कौन सा होता है, दूसरा एक्सपेंस कौन सा होता है, वो देखते हैं। चलो हम यहाँ पर देखो, जैसे ये समझ लो कि ये अपना मिस्टर ए था, ठीक है। अब इस आदमी को क्या करना था, बर्गर की शॉप खोलनी थी, बर्गर की शॉप। तो उसने बर्गर की शॉप खोल ली, ठीक है। उसने बर्गर की शॉप भी ओपन कर ली और उसको एक प्रॉब्लम हुई कि बर्गर का प्राइस क्या रखना है। दैट इज अ डिसीजन मेकिंग, इसीलिए इस चैप्टर का नाम डिसीजन मेकिंग। क्या आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसकी प्राइस किस तरीके से फिक्स करोगे, क्या वैल्यू कस्टमर से वसूल करोगे। तो देखो यहां पर ये ए क्या करेगा, देखो ए अगर पढ़ा लिखा होगा तो ये सोचेगा, देखो क्या सोचना है उसको, कि आपको पता है कि पहले बर्गर की शॉप मतलब एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको रेस्टोरेंट का क्या पे करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। मतलब ये जो ए था उसने रेस्टोरेंट का जो रेंट है वो पे कर दिया, और वो कितना पे कर दिया, ₹10,000, ठीक है। 10,000 मंथली रेंट था उसका, मतलब समझो महीने का 10,000 रेंट था उसका, एक महीने का 10,000 रेंट, ठीक है। मतलब महीने का 10,000 उसने रेंट में दे दिया। डेट इज फिक्स एक्सपेंसेस, इसको हम फिक्स एक्सपेंसेस मानते हैं, फिक्स कॉस्ट मानते हैं, ठीक है। क्यों फिक्स कॉस्ट वो भी हम समझेंगे। देखो पहले इसको आगे बढ़ाते हैं, पहले फिर देखते हैं कि इसको फिक्स कॉस्ट क्यों बोलते हैं। अब अगर ये रेस्टोरेंट स्टार्ट करता है और उसमें उसने बर्गर बनाना स्टार्ट किया, तो देखो स्टूडेंट्स, बर्गर के पीछे जो मटेरियल लगता है, जैसे कि ब्रेड लगता है, ठीक है, अंदर की जो सब्जी वगैरह लगता है, वो भी पर बर्गर तो फिक्स होगा कि नहीं होगा। मतलब समझो पूरे रेस्टोरेंट में एक ही टाइप का बर्गर मिल रहा है, एक ही बर्गर है, कोई वैरायटी नहीं है, ठीक है। फेमस ओके बर्गर शॉप है, एक ही बर्गर मिलता है और सब लोग आके वही बर्गर खरीदते हैं, मतलब ओनली वन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इस बर्गर के अंदर आपको पता है कि क्या होता है कि उसके मटेरियल जो जाता है, मतलब कि उसका ब्रेड है, उसमें मतलब जो भी सब्जी वगैरह लगती है, तो वो सब जो है
वो उसको लगने वाला है। तो ये मिस्टर ए क्या सोचेगा कि ये उसके अंदर जो एक बर्गर बनाने के पीछे जो खर्चा हो रहा है ना, उसको वो बोलेगा वेरिएबल कॉस्ट। और उसने सोचा ये वेरिएबल कॉस्ट एक बर्गर पे मेरा 60 रुपीज जा रहा है। क्या सोचा उसने, मेरा एक बर्गर का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना जा रहा है, 60 जा रहा है। ये उसने सोच लिया। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट है उसको फिक्स क्यों बोलते हैं, पहले वो समझ लेते फिर आगे बढ़ते। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या क्या फंडामेंटल होता है वो समझना। देखो आपको पता है कि उसने वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बर्गर बनाने के लिए कितना करने वाला है, 60। ओके, अब अगर मानो उसने एक बर्गर बनाया तो उसको 60 रुपीज का खर्चा होगा। मतलब समझो एक ही बर्गर बनाया तो उसको टोटल कितना खर्चा होगा, 60। अगर उसने 60 रुपीज का 2 बर्गर बनाया तो उसको 120 का खर्चा होगा। अगर उसने 60 रुपीज का 3 बर्गर बनाया तो उसको पता है कि मेरे को 180 का खर्चा करना पड़ेगा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट होता है ना, यूनिट्स, इसको जो यूनिट्स बोलते हैं, ये जो यूनिट्स है उसके साथ क्या होता है, वो चेंज होता जाता है, उसके साथ साथ वो चेंज होता रहता है। मतलब जितने यूनिट्स बनाओगे उसका मल्टीपल वेरिएबल कॉस्ट के साथ करके आप मतलब उसका कितना टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा वो निकालते हो। और जबकि आपको पता है कि आपका जो फिक्स कॉस्ट था, फिक्स कॉस्ट कौन सा था क्वेश्चन के अंदर, आपने जो रेंट पे किया था वो क्या था, आपका फिक्स कॉस्ट था। अब आपने रेंट 10,000 रुपीज महीने का दे दिया। ठीक है, अब आप एक बर्गर बनाओ, 2 बनाओ या 3 बनाओ, मुझे बताओ क्या आपसे कोई ज्यादा रेंट लेने आने वाला है? मतलब समझो आपने जिसके पास से रेंट पे शॉप ली, क्या वो आदमी आके ऐसा बोलेगा कि तूने 3-4 मतलब तूने 50 बर्गर बनाने का ही बोला था, तू तो ज़्यादा बना रहा है, चल ला ज़्यादा रेंट ला, मुझे ज़्यादा रेंट चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। रेंट इसीलिए फिक्स होता है क्योंकि आपने उसको पे कर दिया, फिर आप उसके अंदर मतलब कितने भी प्रोडक्शन करो आप, ठीक है, मतलब आप उस दुकान के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर कितना भी गुड्स बनाओ, उसको उस रेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका जो रेंट है वो फिक्स एक्सपेंस है, और फिक्स एक्सपेंस ऑलवेज यूनिट वाइज सेम नहीं रहता, ऑलवेज टोटल अमाउंट पर सेम रहता है। मतलब वो 10,000 हो चुका तो वो हो चुका, ठीक है, फिर उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट जो है वो कब चेंज होगा, जब मार्केट में मतलब जो आपका भाड़ुआत है, मतलब जो आपने दुकान जिससे भाड़े लेके रखी है, वो बोलता है कि अभी नेक्स्ट ईयर से या नेक्स्ट मंथ से ज़्यादा रेंट देना है, तभी जाके वो चेंज होगा। तब तक मतलब उसको यूनिट्स के हिसाब से कोई चेंज, मतलब ये जो आप यूनिट्स बना रहे हो ना, उसके साथ उसको कोई लेना देना नहीं। हाँ, फिक्स कॉस्ट चेंज होगा ड्यू टू अदर फैक्टर, मतलब मार्केट में चलो प्राइस बढ़ गया रेंट का, मतलब कोई और फैक्टर से बढ़ेगा, यूनिट वाले फैक्टर से वो फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। जबकि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, आप जितने बर्गर बनाओ, चलो मैंने 100 बर्गर बनाया तो मेरा टोटल एक्सपेंस कितना होने वाला है, 6,000। ठीक है, जबकि मैं यहाँ पर 100 बर्गर बनाऊंगा तो मेरा क्या रेंट ज़्यादा लगेगा? नहीं, रेंट तो 10,000 ही लगने वाला है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मतलब फिक्स कॉस्ट जो होता है उसको यूनिट से लेना देना नहीं, हमें यूनिट से लेना देना होता है। ठीक है, बाकी अदर फैक्टर जो होते हैं वो फिक्स कॉस्ट चेंज करते हैं, लेकिन यूनिट्स कभी भी फिक्स कॉस्ट को चेंज नहीं करता, वो फिक्स रहता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं फिक्स एक्सपेंसेस। और वेरिएबल एक्सपेंसेस चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स। ठीक है, चलो तो ये बात तो आ गई आपको लगभग समझ में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर वापस आ जाते हैं अपनी स्टोरी पे। ठीक है, अपनी स्टोरी पे वापस आ जाते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मिस्टर ए जो है ना, उसने क्या सोचा कि मैं बर्गर का प्राइस क्या रखूं। क्या सोचा उसने, बर्गर का
प्राइस क्या रखना है उसको, ठीक है, उसको क्या रखना है, बर्गर की जो प्राइस है वो सोचनी है। तो उसने सोच लिया कि बर्गर का प्राइस जो है ना वो मुझे कितने रुपीस रखना है। तो उसने सोचा कि बर्गर की प्राइस 100 रुपये रख लेते, मतलब 100 रुपये में बेचेंगे अभी, ठीक है। तो प्राइस जो उसने रखी बेचने के लिए वो 10 रुपये 100 रुपये रख दी, मतलब 100 रुपये में वो बर्गर बेचेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, खुश हो जाएगा कि यहाँ मैंने 60 रुपीज़ में बर्गर बना के 100 रुपये में बेच दिया। मतलब वो सोच रहा है कि मैं एक बर्गर पे 40 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं एक बर्गर पे क्या कमा रहा हूँ, 40 रुपये कमा रहा हूँ, ये इसका सोचना है। और सही भी है कुछ हद तक तो, कि हाँ उसको एक बर्गर पे 40 रुपये मिल रहे। आप भी अगर होते तो यही सोच रहे होगे ना कि 60 रुपीज़ में बर्गर बना के 100 रुपये में बेच रहा है, तो मतलब 40 रुपये कमा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या ये एक बर्गर बेच के प्रॉफिट कमा सकता है 40 रुपये? तो नहीं, नहीं। क्यों? देखो मैं बताता हूं। आप सोचो, आपने कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा? ओके, बनाया होगा, ठीक है, सीधी बात है। टीवाई में आए तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बिना कौन आया होगा? तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में यहाँ पर वो लिखेगा कि देखो उसने कितना बेचा, 100 रुपये का एक बर्गर बेचा, ओके, एक ही बर्गर बेचा, समझो उसके पास एक ही कस्टमर आया, वैसे भी अभी धंधा मंदा चल रहा है ना उसका, तो मतलब एक ही कस्टमर आया, तो एक कस्टमर आया तो 100 रुपये का एक बर्गर उसने उसको बेचा। तो बर्गर, ठीक है, पेड़ पे तो होता नहीं ना, मतलब उसको बनाना पड़ेगा ना, तो उसने पहले उसके पीछे कौन सा खर्चा कर दिया, वेरिएबल एक्सपेंस कर दिया। और वो कितना किया उसने, 60 रुपीज़, और 60 रुपीज़ में बर्गर बना के बेच दिया 100 रुपये में। मतलब एक बर्गर उसने 100 रुपये में बेच दिया, एक बर्गर 100 रुपये कमा लिया, और एक बर्गर को बनाने के लिए 60 रुपीज़ भी उसको लग गए। अब पीएनएल अकाउंट में यहां पर उसने रेंट भी तो डाला होगा, जो कि हमारा फिक्स कॉस्ट है, कितना, 10,000। तो मुझे बताओ क्या इसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अगर पूरे महीने में उसके पास कोई कस्टमर ही नहीं आया, एक ही कस्टमर आया, एक ही बर्गर बेच पाया, तो क्या उसको तो लॉस हो जाएगा ना, उसको तो लॉस हो जाएगा ना। मतलब यहां पर प्रॉफिट आएगा ही नहीं। हमें यहां पर प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट चाहिए, ओके। तो नेट प्रॉफिट लाने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा? तो आपको, अगर आप एक बिजनेसमैन हो या तो अगर होते तो क्या करते? तो आप यहां पर सोचते, क्या सोचते कि यार कितने बर्गर बेचूं, कितने बर्गर बेचूं तो मेरा यहां पर प्रॉफिट आ जाए, कितने बर्गर बेचने के बाद मेरा प्रॉफिट आएगा। अब सोचो, अगर यहाँ पर ये 100 बर्गर भी बेचता है ना, तो भी उसको कितना मिलता है, 10,000, बराबर। लेकिन 100 बर्गर बनाने के लिए 60 रुपीज़ खर्चा भी तो करना पड़ेगा, तो 6,000 का वो भी तो खर्चा होगा। तो अभी भी लॉस में चल रहा है, अभी भी यहाँ पर लॉस आ रहा है, अभी भी यहाँ पर लॉस आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है, अभी भी यहाँ पर लॉस आ जाएगा। देखो ये 16,000 हो जाएगा और यहाँ पर 6,000 का लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट लाना है उसका, मतलब आप अगर होते तो क्या प्राइस रखते, आपको प्रॉफिट लाना है, तो आप क्या प्राइस रखते हैं? प्राइस तो चलो आपने बता दी कि 100 रुपये रखना है, तो आपको ये बताना है कि आप कितने बर्गर बेचोगे। सवाल यहाँ पर आके अटकता है, ठीक है। तो आपको पता है ये पोजीशन कैसे निकलती है? तो ये पोजीशन निकालने के लिए एक तरीके से यहाँ पर आपको क्या निकालना है कि ये देखना है ओवरऑल कि उसको कितना टोटल सेल करना चाहिए बर्गर का, या तो उसके पास टोटल कितना कस्टमर आ जाए तो उसका प्रॉफिट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसका जो बिजनेस है, उसका जो रेस्टोरेंट है वो प्रॉफिट में आ जाएगा। तो उसको ही हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, उसको ही तो हम बोलते हैं क्या, मतलब ये क्या सोचेगा, ये सोचेगा कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना, मतलब
ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नो प्रॉफिट और नो लॉस। क्या बोलते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है, कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो आप लोग एक ही बात बोलते हो, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, ठीक है। मतलब एक ऐसा लेवल जहां पर ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, ठीक है। तो देखो, एक चीज समझने की कोशिश करना, आपको क्या करना है कि आपको यहां पर ये देखना है, आपको यहां पर ये देखना है कि अगर इसने 10,000 का फिक्स एक्सपेंस किया है, ठीक है, तो उसने 40 रुपये एक बर्गर के ऊपर जो कमाए, 40 रुपये एक बर्गर के ऊपर जो कमाए, उसमें से पहले उसको ये तो देखना चाहिए ना कि उसका फिक्स एक्सपेंस वसूल हो जाए, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप अगर एक प्रोडक्ट पे 40 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो, या तो आप एक प्रोडक्ट बेच के 40 रुपये अपनी जेब में डाल रहे हो, ठीक है, 60 में बना के 100 में बेच के 40 रुपये कमा रहे हो, तो आपको वो जो रेंट है उसका पैसा तो आपने लगा दिया है अभी तक मार्केट में, आपने वो रेंट का तो पैसा दे दिया होगा ना एडवांस में। तो वो पैसा अगर आपको निकालना हो, मतलब उस पैसे की वसूलात अगर आपके अपने बिजनेस से कवर करना है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा। तो आपने कभी ब्रेक इवन पॉइंट को अगर देखा हो, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला तो आपने ऐसा देखा होगा, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। अब यहां पर क्या करना है, तो देखो यहां पर फिक्स कॉस्ट कितना था आपका 10,000, और यहां पर आपकी कंट्रीब्यूशन मतलब आप एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना रुपीस कमा रहे थे, तो 40 रुपये। तो आपको पता चल जाएगा कि 250 यूनिट बेचने पर, 250 यूनिट बेचने पर आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। अब चेक करना है, देखो चेक करके देखो, यहां पर 250 लिख दो और यहां पर 250, मतलब 250 कस्टमर आपके पास बर्गर लेने आएंगे और उसको 100 रुपये में बेचोगे, तो 250 इंटू 100 मतलब कितना हो जाएगा, 250 इंटू 100 25,000। और 250 बर्गर बनाने के लिए कुछ एक्सपेंस भी तो होंगे, कितने एक्सपेंस होंगे, तो 250 बर्गर बनाने के लिए आपको 60 रुपीज़ एक्सपेंस भी तो करने पड़ेंगे, तो आपका 15,000 का तो यहाँ पर एक्सपेंसिस हो जाएगा। अब चेक करो, देखो 25,000 और यहाँ पर 25,000, और आप ये माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट जो है वो नहीं आने वाला, क्योंकि आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पर था। आपका आप जो यूनिट सेल आउट कर रहे थे वो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस थे, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब एक काम करो, यहां पर एक यूनिट भी ज्यादा बेचोगे ना तो सीधा सीधा यहां पर 40 रुपए का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, सीधा सीधा यहां पर 40 रुपए प्रॉफिट होगा। एक यूनिट बेचोगे तो चेक करना हो तो चेक करके घर पे देखो आप अपने, यहाँ पर 251 कर दो और यहाँ पर भी 251 कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि 40 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तब जाके वो 40 रुपये जो आप बोल रहे थे ना कि हाँ मैं 40 रुपये कमा रहा हूँ, वो आपकी जेब में जाएंगे। मतलब जब तक आपका फिक्स कॉस्ट जो आपने लगाया उसका पैसा आपको नहीं मिल जाता, तब तक आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो ये आपको बताता है ब्रेक इवन पॉइंट, और ये पूरा पॉइंट ये है, समझे। तो मतलब आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो तो ये आपकी पूरी फॉर्मूला थी, और यही तो आप अप्लाई करते थे, यही तो आप अप्लाई कर रहे हैं। आप अभी तक जो अप्लाई करते थे वो यही तो करते थे। आप क्या करते थे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, तो यही तो आप काम करते थे, ये कंट्रीब्यूशन का काम, ठीक है, यही तो आप काम करते थे कंट्रीब्यूशन के लिए। ओके चलिए, तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर ये जो आंसर आया वो किस में आ गया, यूनिट्स में आया। मतलब आप कितने बर्गर बेच के प्रॉफिट कमा सकते हो, तो इतने बर्गर बेचने के बाद, मतलब देखो 250 कस्टमर इसकी दुकान पे आएंगे ना, तब तक इस बेचारे को एक भी रुपये प्रॉफिट नहीं होने वाला।
ये सोच रहा है मैं एक बर्गर पे 40 रुपए कमा रहा हूं, तो वो नहीं सोचना चाहिए उसको। वो तब सोचना चाहिए जब उसका 250 बर्गर बेचने का टारगेट कंप्लीट हो जाए। जैसे वो ये 250 बर्गर बेचने का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, उसका फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा, उसका फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। और फिक्स कॉस्ट जैसे मिल गया उसको, फिर उसके बाद उसको पता है कि भाई अब तो मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, फिर तो चांदी ही चांदी है उसको, वैसा काम है। अब यही सब चीज मैं एकदम डिटेल में समझाता हूं। देखो, एक काम करो, ठीक है, हम यहां पर और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो देखो, सबसे पहले यहां पर मैं लिख देता हूं यूनिट्स। ओके, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर 0 यूनिट, यहाँ पर 50 यूनिट, यहाँ पर 100 यूनिट, यहाँ पर 150 यूनिट, यहाँ पर 200 यूनिट, 250 यूनिट, यहाँ पर 300 यूनिट, यहाँ पर 350 यूनिट और यहाँ पर 400 यूनिट। मतलब सोचो कि आप एक भी बर्गर बना ही नहीं रहे हो, समझो आप एक भी बर्गर ही नहीं बना रहे हो, तो क्या आपको कुछ मिलेगा? अगर आप कोई बर्गर ही नहीं बना रहे हो, समझो आप एक भी बर्गर नहीं बना रहे हो और आपके पास कोई कस्टमर भी नहीं आया, तो आपके पास 0 बर्गर बनाया, तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी थी? 100 रुपये में बर्गर बेच रहे थे, तो क्या आपको कुछ मिलेगा? नहीं, एक भी रुपये नहीं मिलने वाला। अगर आपके पास 50 कस्टमर आएंगे तो आपको कितना रुपीस मिलने वाला है? 5000। आपके पास 100 कस्टमर आए तो आपको कितना रुपीस मिलने वाला है? तो 100 इंटू 10,000, तो सॉरी 100 इंटू 10, ठीक है, 100 इंटू 100 करोगे तो 10,000 मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 15,000 मिल जाएगा क्योंकि आपके पास 150 कस्टमर आए। यहाँ पर आपके पास 20,000 कस्टमर, मतलब 20,000 मिल जाएगा क्योंकि 200 कस्टमर आए और 100 रुपये के प्राइस पे आप बेचोगे। यहाँ पर 25,000 कस्टमर आए, यहाँ पर 30,000 और यहाँ पर 35,000 और यहाँ पर 40,000। मतलब आप जितना बेचोगे, जितने कस्टमर आपकी दुकान पर आएंगे, आपका सेल्स बढ़ता जाएगा, आपका सेल्स जो है वो बढ़ता जाएगा, देख लो, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सेल्स बढ़ेगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि बर्गर पेड़ पे तो उगते, मतलब पेड़ पे तो होते ही नहीं ना, बर्गर जो है वो पेड़ पे तो होंगे नहीं। तो एक बर्गर, मतलब समझो कि एक भी कस्टमर ही नहीं आया तो कोई वेरिएबल कॉस्ट होगा नहीं। मतलब आपको पता है कि एक बर्गर के पीछे 60 रुपीज़ का खर्चा हो रहा है बनाने के पीछे, तो आप सोचो कि 50 बर्गर बनाओगे और कस्टमर आया 50, तो उसको बेचोगे तो आपको कितने का एक्सपेंस हो रहा है? तो 3000 का हो रहा है। आपको यहाँ पर कितने का एक्सपेंस हो रहा है? तो यहाँ पर 4,000 का, मतलब सॉरी 6,000 का हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9,000 का खर्चा हो जाएगा। यहाँ पर कितने का हो जाएगा? 12,000 का। मतलब आपको क्या करना है, ये यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपको ये यूनिट के साथ सबको मल्टीप्लाई करना है 60 को। मतलब देखो 250 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चलेगा 15,000। 300 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो 18,000। ओके, 350 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा 21,000। और फिर आप आगे देखो तो यहाँ पर 24,000 हो गया। ये तो आपका था फिक्स कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट, ये तो आपका था वेरिएबल कॉस्ट। अब हम आते हैं फिक्स कॉस्ट पे, ठीक, अब हम आते हैं फिक्स कॉस्ट पे। तो देखो फिक्स कॉस्ट जो होता है ना, वो आपको पता है कि उसको कोई लेना देना नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि फिक्स कॉस्ट को कोई लेना देना नहीं। आप चाहे दुकान भाड़े पे लेके अंदर काम करो या ना करो, आपका 10,000 तो गया ही आपकी जेब से, ठीक है। जैसे आपने दुकान भाड़े पे ले ली, ठीक है, रेस्टोरेंट भाड़े पे ले लिया, वैसे ही आपके जेब से तो 10,000 चला गया। कि यूनिट को तो कोई लेना देना ही नहीं है, डजंट मैटर। यूनिट आप कितना बनाओ, कितने कस्टमर आपकी दुकान पे आ रहे, वो कोई देखना नहीं। आपका 10,000 का भाड़ा गया, वो गया, मतलब ये फिक्स एक्सपेंसेस हो गया। ये तो फिक्स है, हर बार 10-10 होने वाला, ठीक है। तो ये तो हर बार 10-10 होने वाला है और हो भी गया। तो यहाँ पर आपका टोटल एक्सपेंस क्या हो रहा है? टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है? टोटल कॉस्ट मतलब देखो
ये दोनों को टोटल कर लो, इन दोनों को टोटल कर लो, इन दोनों को टोटल कर लो, मतलब 0 + 10 तो कितना आ गया 10। 3000 + 10,000 कितना आ गया 13,000। यहाँ पर 16,000, यहाँ पर 19,000, ओके, यहाँ पर 22,000, यहाँ पर 25,000, यहाँ पर आप देखो तो 28,000, और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 31,000, और यहाँ पर अगर आप देखो तो फाइनली आपका जो आंसर है वो 34,000 आ गया। मतलब ये तो आपका टोटल कॉस्ट हो गया, ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया टोटल कॉस्ट हो गया। अब आपको निकालना है यहाँ पर प्रॉफिट। क्या निकालना है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, तो देखो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है कि आपके पास जो है वो क्या है सेल्स, मतलब ये सेल्स में से आपको टोटल कॉस्ट क्या करना चाहिए माइनस करना चाहिए, ठीक है, सेल्स में से आपको अपनी टोटल कॉस्ट क्या करनी चाहिए माइनस करनी चाहिए, ठीक है। आप कितना बेच रहे हो उसमें से आप कितना खर्चा कर रहे हो वो माइनस कर दो, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर तो लॉस हो रहा है, ठीक है। देखो 0 में से अगर आप 0 में से ये 10 को माइनस करते हो, अगर ये 0 में से अगर ये आप 10 को माइनस करते हो तो आपको तो मतलब नुकसान हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 5,000 में से 13,000 माइनस करोगे तो आपको कितना नुकसान हो रहा है बोलो, कितना नुकसान हो रहा है 5,000 में से 13,000 अगर आप माइनस करते हो तो 8,000 का नुकसान हो रहा है आपको, तो यहाँ पर 8,000 का नुकसान हो रहा है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 10,000 में से 16,000 माइनस करोगे तो कितने का नुकसान हो रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पर 6,000 का नुकसान हो रहा है, फिर यहाँ पर 4,000 का नुकसान हो रहा है, फिर यहाँ पर 2,000 का हो रहा है, और यहाँ पर 0 का नुकसान हो रहा है 0 का नुकसान। और फिर आप देखो यहाँ पर 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर आपका 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर आपका 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर काम फिनिश होगा, ठीक है। और आगे देखोगे तो 8,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये जो था ना, आपको पता है क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट कौन, तो देखो यहां पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ रहा है, तो ब्रेक इवन पॉइंट 250 आ रहा है ना, तो 250 आ रहा है तो मतलब यही तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट था। देखो यहां पर ऊपर आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना था, देखो 250 था, ठीक है। मतलब आप 250 यूनिट कमाओगे ना, मतलब 250 यूनिट तक अगर आप पहुंच जाओगे बेचते 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 बेचते, तब आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा लॉस भी नहीं होगा, और जैसे ये ब्रेक इवन पॉइंट की बॉर्डर क्रॉस करोगे वैसे ही आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब देखो आपको मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां तक कंपनी को लॉस हो रहा है, इसको मतलब यहां तक इसको लॉस ही लॉस है। फिर जैसे बेचारे ने ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर दिया वो अपने ग्रीन सिग्नल में आ गया और उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। एक बार ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर दिया फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। और ये आपको निकालने के लिए एक चार्ट के हेल्प से मैं समझाता हूं। देखो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट कितना था मुझे बताओगे, याद तो होगा आपका क्वेश्चन के अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट कितना था, तो आपका क्वेश्चन के अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट था टोटल, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना था, देखो क्वेश्चन के अंदर 10,000 था, ठीक है, 10,000 था ना, तो टोटल 10,000 का फिक्स कॉस्ट हो रहा है। देखो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारा टोटल 10,000 का फिक्स कॉस्ट हो रहा है, तो ये 10,000 का फिक्स कॉस्ट आ गया टोटल, ठीक है। ये टोटल 10,000 का फिक्स कॉस्ट आ गया। अब मुझे जरा बताओ कि अगर मैं बर्गर बनाऊंगा ही नहीं तो क्या मुझे यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट होने वाला है, मतलब देखो यहाँ पर 0 बर्गर भी बनाऊंगा ना तो भी मुझे 10,000 का खर्चा हो रहा है, या तो 50 बनाऊं तो भी खर्चा उतना ही हो रहा है, तो फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। मतलब मैं कितने भी यूनिट्स बना लूं यहाँ पर
मैं कितने भी यूनिट्स बना लूं, यहां पर जो मेरा कॉस्ट है, यहां पर जो मेरा कॉस्ट है, ठीक है, ये जो मेरा कॉस्ट है वो 10,000 का 10,000 रहने वाला है। ठीक है, तो ये फिक्स कॉस्ट आपका हो गया। अब देखो, आप जितना ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे, आपके पास जितने ज़्यादा कस्टमर आते जाएंगे, वैसे वैसे आपका सेल्स भी तो बढ़ता जाएगा। देखो आपका सेल्स कितना है, पहले देखो आपका जो रेट लेवल था वो सेल्स था, मतलब आपका सेल्स कैसा है, तो पहले 0 था, फिर 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, तो आप देखोगे अपना जो सेल्स था ना वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो सेल्स का ग्राफ है वो कैसे बनेगा, आपका जो सेल्स का ग्राफ है वो कैसे बनेगा, तो वो देखो वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपका जो सेल्स का ग्राफ है वो इतने तरीके से बनेगा। देखो, क्या आपको पता है कि अगर मानो अगर मेरे पास एक भी कस्टमर नहीं आया तो मैं कुछ बेचूंगा, कस्टमर ही नहीं आया किसको बेचूंगा, बराबर ना, कस्टमर ही नहीं आया तो किसको बेचूंगा, कस्टमर ही नहीं है। जैसे जैसे कस्टमर आते जाएंगे वैसे वैसे मेरा जो सेल्स था वो क्या होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा सेल्स। ओके, जितने कस्टमर आएंगे उतने मेरे पास क्या होता जाएगा, सेल्स बढ़ता ही जाएगा, जितने कस्टमर आएंगे उतने मेरे पास सेल्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब जाते हैं अपना टोटल कॉस्ट। अब सीधी बात है, देखो जितने कस्टमर आएंगे उतना सेल्स बढ़ेगा, ये बात तो कंफर्म है, तो उतना कॉस्ट भी तो बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी है कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। अब सोचो जरा, क्या कस्टमर बढ़ेंगे, ठीक है, क्या कस्टमर बढ़ेंगे तो आपका कॉस्ट नहीं बढ़ेगा क्या, मतलब कस्टमर आए आपने उसका कॉस्ट नहीं बढ़ाया क्या। देखो पहले से लेके लास्ट तक आपका कॉस्ट बढ़ रहा है। आप देखो 10,000 से सीधा 13, 13 से 16, 16 से 19, 19 से 22, 22 से 25, मतलब टोटल कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सीधी बात है, जितने कस्टमर नए नए आते जाएंगे वैसे वैसे आपको उतना खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो चलो यहाँ पर वो भी देख लेते कि वेरिएबल कॉस्ट का क्या सीन है। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट पता है, मतलब टोटल कॉस्ट का क्या सीन है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो टोटल कॉस्ट कैसे बढ़ता है वो देख लो। देखो टोटल कॉस्ट क्या होगा पता है, इस तरीके से आएगा आपका टोटल कॉस्ट जो है वो इस तरीके से आपका बनेगा। ये आपका टोटल कॉस्ट रहेगा इस तरीके से। टोटल कॉस्ट जो है वो ऐसे रहने वाला है, टोटल कॉस्ट। अब यहां पर आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया, कैसे मिला, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे मिल गया, देखो बताता हूं। ये सेल्स दिख रहा है और ये वेरिएबल टोटल कॉस्ट दिख रहा है। अगर ये टोटल कॉस्ट और सेल्स जहां पर भी मर्ज हो रहे, एक साथ आ रहे, वहीं पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। देखना है तो देख लो। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम सीधी लाइन में ड्रॉ कर देते हैं। ओके, देखो यहां पर हम इसको सीधी लाइन में बना देते हैं। देखो ये कितना आ गया, 250, ये आपका 250 आ गया, मतलब ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और इसके आगे, मतलब इसके आगे देखे जाए ना, इसके आगे मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना वो आपको प्रॉफिट कमा के देगा। क्या कमा के देने वाला है, प्रॉफिट, मतलब ये जो जोन है वो प्रॉफिट जोन है। और ये जो जोन है ना, मतलब यहां से यहां तक ये वाला जोन, वो आपको लॉस करवाएगा। क्या करवाने वाला है, लॉस। क्यों, देख लो, आप खुद समझ लो। आपका जो सेल्स है ना वो नीचे है और कॉस्ट है वो ऊपर है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले देखोगे ना तो आपका जो सेल्स है ना, आपका जो सेल्स है वो कम है और टोटल कॉस्ट जो है ना वो ज्यादा है। और ब्रेक इवन पॉइंट से आगे देखोगे ना तो आपका जो सेल्स है ना वो ज्यादा है और टोटल कॉस्ट जो है ना वो कम है। तो सीधी बात है, प्रॉफिट ही होने वाला है, कॉस्ट से ज्यादा सेल्स हो तो। ठीक है, और यहां पर नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर भी समझ सकते हो। देखो यहां पर भी
मैं बताता हूं। देखो ये आपका टोटल कॉस्ट का है, ओके, और ये आपके पास क्या है, सेल्स है। आप देखो यहाँ पर 15,000 बेच रहे थे, यहाँ पर सिर्फ 19,000 का खर्चा हो रहा था, तो मतलब जितना बेच रहे उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। यहाँ पर 20 तो यहाँ पर 22, तो 2,000 नुकसान हो रहा है। यहाँ पर इक्वल हो रहा है, देखो तो सीधी बात है वहीं पर तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा ना, जहाँ पर इक्वल हो रहा है 250। और उसके बाद मतलब एक बार ब्रेक इवन पॉइंट आपने अचीव कर लिया, उसके बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, उससे पहले लॉस ही लॉस। तो यही तो आपको मतलब चैप्टर के अंदर बार बार पता है कॉन्सेप्चुअल आता है कि प्रॉफिट कब हो रहा है, मतलब लॉस कब हो रहा है। तो अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट से कम बेच रहे हो तो मतलब लॉस में हो, आप लॉस के जोन में हो। आपका जो जोन है वो लॉस वाला जोन है, ठीक है, रेड जोन, ठीक है। वैसे भी अभी रेड जोन बहुत फेमस हो रहा है। तो अगर आप प्रॉफिट जोन में जाना चाहते हो तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, डेट्स इट। ब्रेक इवन पॉइंट अगर आप अपने बिजनेस में क्रॉस कर चुके तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, उसके बाद आपको लॉस नहीं होने वाला। अब आपको पता है एक और कॉन्सेप्ट आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। जैसे कि चलो वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। अगर समझो कि आपने इतना सेल किया, मतलब आपने कितना सेल किया, 400, मतलब 400 कस्टमर को आपने बेचा। तो 400 कस्टमर को आपने बेचा मतलब आपने इतना प्रॉफिट किया। ये जो अमाउंट है ना यहां पर उतना प्रॉफिट आएगा, ये जो लाइन है यहां पर मैंने जितना दार किया ना उतना प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और आपका मार्जिन क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी करके आपको मतलब बहुत बार पूछते, तो मार्जिन सेफ्टी क्या होगा, देखो आप 250 से कितना ज्यादा बेच चुके, 400, तो 250 से ज्यादा कितना बेच चुके, तो 250 से ज्यादा आपने 150 यूनिट बेचे, आपने 250 से ज्यादा 150 यूनिट बेचे ना, तो यही तो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से जो आपने ज्यादा बेचा वो आपका मार्जिन सेफ्टी है, ठीक है। और ये जो जोन है वो आपका प्रॉफिट जोन है, ओके, और ये जो जोन है वो आपका लॉस वाला जोन है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये प्रॉफिट जोन हो गया, ठीक है, और ये लॉस जोन हो गया, ठीक है। यहां पर प्रॉफिट और यहां पर लॉस। मतलब अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे आ जाते हो तो आप लॉस कर रहे हो, ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जाते हो तो प्रॉफिट कर रहे हो। अब यहां से आपको एक और चीजों का पता चलेगा, देखो आपको देखो एक और चीज याद रखनी है, देखो ध्यान देना। यहां पर आपका ये जो 40 रुपये आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे पता है, कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। क्या बोलना है, कंट्रीब्यूशन। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ना वो आपका सीधा सीधा प्रॉफिट दे देगा। मतलब देखो समझो, आप समझो यहां पर आप कितने यूनिट ज्यादा बेच रहे हो, 50, ठीक है, 50 ज्यादा बेच रहे हो, वापस कितने ज्यादा बेच रहे हो, 50, ठीक है। मतलब हर बार आप 50-50 यूनिट ज्यादा बेच रहे हो, ये बात क्लियर। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। आप ब्रेक इवन पॉइंट से जितना ज्यादा बेचोगे ना उतना आपकी जेब में पैसा जाने वाला है। तो देखो यहां पर देखो आपने ब्रेक इवन पॉइंट कितना था आपका 250, आपने कितना बेचा 300, तो आपने 300 बेचा, ब्रेक इवन पॉइंट कितना था 250, आपने कितना ज्यादा बेचा 50, तो आपको सीधा जो 40 रुपए वो आपकी जेब में जाने वाला है, आपका प्रॉफिट हो जाएगा 2000। चेक कर लो, देखो 2000। अगर आपने 350 बेचा, आपका ब्रेक इवन पॉइंट था 250, तो आपका कितना ज्यादा हो गया सेल्स, आपका सेल्स कितना ज्यादा हो गया 100, तो आपका जो 40 रुपए कंट्रीब्यूशन था वो आप कमा लोगे, मतलब 4000 रुपए। देखो 4000 रुपए, समझे बात को। और यहां पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर मैं 400 यूनिट बेच रहा हूं तो मैं 250 ब्रेक इवन पॉइंट था, मैं कितना ज्यादा बेच रहा हूं ब्रेक इवन पॉइंट से, तो ब्रेक इवन पॉइंट से आप बोलोगे सर मैं 150 ज्यादा बेच रहा हूं, तो 40 रुपए सीधा कमा लोगे, मतलब सीधा 6000। देखो 6000।
और अगर 450 बेच रहे हो तो 250 और माइनस यहाँ पर 200 कर दो। आप देखो यहाँ पर 40 रुपये मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 8000। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर काम करना है पहले। ओके, तो ये मैंने आपको जो पूरा समझाया वो पूरा ब्रेक इवन पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट था, एक लॉजिकल वे था, जो इसके हिसाब से ब्रेक इवन पॉइंट पूरा ऑपरेट होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसकी फॉर्मूला समझाता हूं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी फॉर्मूला समझाता हूं, तो ध्यान से फॉर्मूला कैसे ऑपरेट होती है वो देखो और समझने की कोशिश करो। देखो, आपको पता है जैसे कि ब्रेक इवन पॉइंट, अगर मुझे उसका आंसर निकालना है यूनिट्स में, तो मैं क्या करूंगा, फिक्स कॉस्ट को किससे डिवाइड कर दूंगा, कंट्रीब्यूशन। जैसे अभी के हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा था आपको पता है, अभी के हमारे क्वेश्चन के अंदर 10,000 का फिक्स कॉस्ट था, आपने 40 रुपये कमाना था, तो आप बोलोगे सर 250 यूनिट का मेरा क्या आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन अगर यही ब्रेक इवन पॉइंट मुझे रुपीज में चाहिए, मतलब कितने रुपीस कमाऊं, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, आप क्या करोगे, मतलब रुपीज में चाहिए। तो आपको पता है एक बर्गर कितने में बेच रहे थे, मुझे जरा बताओ, तो एक बर्गर कितने में बेच रहे थे, तो आप एक बर्गर को बेच रहे थे ₹100 में। तो आपको पता चला कि 250 बर्गर बेचने पर ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाता है, तो 250 इंटू 100, तो मतलब आपको पता चलना चाहिए कि 25,000 रुपये जब कमाओगे ना, तब जाके आपको प्रॉफिट कमाना स्टार्ट होगा। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, पीवी रेशियो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखो आप एक बर्गर को कितने में बेच रहे थे, 100 पे, आप उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितना बोल रहे थे, 60, मतलब आपको कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा था, 40। अब यहां पर ये जो कंट्रीब्यूशन जो है, यहां पर जो कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम, अगर उस कंट्रीब्यूशन को मैं ऐसा बोलूं कि 100 पे कितना परसेंट कमा रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं, 100 पर कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम पीवी रेशियो, जिसका नाम है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू क्या होना चाहिए, 100। मतलब आप 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 करोगे तो आपको मिल जाएगा 40%। अब यहां पर 40% से डिवाइड करके देखो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा, 40% से डिवाइड कर। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है जो हम अक्सर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना समझ के रखो, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बाकी की फॉर्मूला, जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको रिक्वायर सेल्स पूछते हैं, प्रॉफिट पूछते हैं, ठीक है, फिक्स कॉस्ट मतलब कभी कभी निकालना पड़ता है, तो ये सारी जो फॉर्मूला है उसको मैं समझाऊंगा एकदम अच्छे से, बेसिक से। ठीक है, और इसको अच्छे से समझ के रखो। ये आपको कभी कभी थियरी में भी पूछते हैं कि एक्सप्लेन द ब्रेक इवन चार्ट। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन चार्ट है, और ये आपको थियरी पूछते हैं कि ब्रेक इवन चार्ट की थियरी बताओ और उसको एक्सप्लेन करो, तो ये ब्रेक इवन चार्ट को आपको ड्रॉ भी करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो से समझ में आया होगा, और बाकी के फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवाऊंगा, आप देखते रहिए, कंटिन्यू। ओके।